हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसमें उन बच्चों को ध्यान में रख के टॉपिक्स पे डिस्कशन होगा जो बच्चे किसी की वजह से अपना सिलेबस पूरा नहीं कर पाए या थोड़ा पीछे रह गए। इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, हम हर एक चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाएंगे जो पेपर के रेलिवेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न ऐसा है कि उसमें क्वेश्चंस जो वो रिवाइज हुआ करते हैं। हर दूसरे तीसरे साल क्वेश्चन रिपीट हुआ करते हैं। तो हम इसमें ऐसा करेंगे कि हर एक चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें उठाएंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे, और उन्हीं के जो डेरिवेशंस हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं पहले चैप्टर जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें कुलाम्स लॉ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुलाम्स लॉ पे न्यूमेरिकल भी बनते हैं। कुलाम्स लॉ से परमिटिविटी जो टॉपिक है उससे भी 1 या 2 नंबर में कोई न्यूमेरिकल या क्वेश्चन आ जाया करते हैं। सेकंड है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हम ब्रीफ में समझेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट फिर डाइपोल है। पहले हम डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, देन आफ्टर हम डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर दूसरे तीसरे साल रिपीट होकर के आया करता है। तो ये आज के सेशन में हम करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कुलाम्स लॉ से। कुलाम्स लॉ 10th क्लास में हम सब लोगों ने पढ़ लिया था कि सेम चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन केवल इतना ही पढ़ा था। इससे ज़्यादा हमने ये नहीं पढ़ा कि भाई वो अट्रैक्ट या रिपेल तो कर रहे लेकिन कितनी फोर्स के साथ में कर रही है। तो कुलाम नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही पता लगाया था कि अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, ये सेम हैं या अपोजिट हैं अभी इस बात से मतलब नहीं है। मान लिया दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो इनके बीच फोर्स कितनी होगी। तो कुलाम ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो दो पॉइंट चार्जेस हैं उनके बीच जो फोर्स होगी वो उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन चार्जेस के प्रोडक्ट के फॉर टू पॉइंट चार्जेस। यहाँ पे पॉइंट चार्जेस कहने का भी एक सिग्निफिकेंस है। पॉइंट चार्जेस हम उन्हें मान के चलेंगे जहाँ जो चार्ज बॉडी है उसका साइज दोनों चार्ज बॉडीज़ के बीच के जो डिस्टेंस है उसके कंपेरेबल बहुत छोटा हो। मतलब ये डिस्टेंस बीच वाली बहुत ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए इन बॉडीज़ के साइज से, तब हम इन्हें पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे। तो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के प्रोडक्ट के, और फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी जिनके बीच सेपरेशन है उसके स्क्वायर के। अगर इन दोनों फैक्टर्स को हम कंबाइन करते हैं तो फोर्स बनती है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी आई, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा। ये हमने उसे K एज्यूम कर लिया। तो ये हमारा स्टेटमेंट हुआ कुलाम्स लॉ के लिए। नेक्स्ट, अब ये प्रोपोर्शनलिटी की ये जो K हमने यूज़ करा है इसकी वैल्यू क्या होगी। वैल्यू ऑफ K, ये वैल्यू जो K की है ये दो बातों पे डिपेंड करेगी। एक तो सिस्टम ऑफ यूनिट पे, सिस्टम ऑफ यूनिट से मतलब है मेरा CGS सिस्टम, और दूसरा MKS सिस्टम। CGS सिस्टम से मतलब हुआ जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में, जो मास है वो ग्राम में और टाइम सेकंड में। यहाँ डिस्टेंस मीटर में, मास किलोग्राम में और टाइम सेकंड में। और दूसरा, पहले इसी के बारे में बात करेंगे। तो CGS सिस्टम में इस K की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। K की वैल्यू होगी 1, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। और MK सिस्टम में इस K की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो हुआ करता है 9 × 10⁹ ठीक है। ये K की वैल्यू होगी। यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये एब्सोल्यूट परमिटिविटी है। दूसरा है मीडियम बिटवीन चार्जेस के बीच में मीडियम क्या है। तो अगर हम पहले फैक्टर से देखते हैं तो फॉर वैक्यूम के लिए फोर्स की वैल्यू होगी CGS सिस्टम में तो होगी इसकी वैल्यू F = Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और MK सिस्टम में इसकी वैल्यू होगी
एम के सिस्टम में फोर्स की वैल्यू होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। फोर्स की यूनिट न्यूटन, यहाँ से एप्सिलॉन नोट की यूनिट निकालने का भी रिलेशन बनेगा। यहाँ से हम एप्सिलॉन नोट को इधर पूछेंगे और फोर्स इधर, तो यहाँ से डायमेंशन फार्मूला और यूनिट ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं इस परमिटिविटी की। परमिटिविटी का हम नेक्स्ट स्लाइड में भी जिक्र करेंगे। पहले फॉर अदर मीडियम, किसी और मीडियम के लिए हम फोर्स देख लें कि फोर्स होगी कितनी। तो फोर्स होगी 1/4π, ये जो एप्सिलॉन नोट लगा हुआ, यहाँ नोट से मतलब है वैक्यूम से, नोट से मतलब जीरो, जीरो मतलब कोई मीडियम नहीं, तो कोई मीडियम नहीं तो वहाँ क्या होगा, वहाँ वैक्यूम होगा। तो जहाँ पे कोई मीडियम नहीं हुआ करता या जहाँ पे किसी भी तरह का पार्टिकल नहीं हुआ करता, उस मीडियम को हम बोलते हैं वैक्यूम। तो वैक्यूम के लिए तो एप्सिलॉन नोट आ गया, अगर कोई मीडियम है तो वहाँ पे हम एप्सिलॉन m लिख लेंगे, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये बन जाएगा किसी अदर मीडियम के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक मीडियम की अपनी टेंडेंसी होगी कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाने दे रहा, ये नहीं जाने दे रहा। तो ये एबिलिटी है, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ द passage of electric field lines through it, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को जाने दे रहा है या नहीं जाने दे रहा। ये हुई एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। परमिटिविटी आप यहाँ अंदाज़ा लगा सकोगे, परमिटिविटी परमिशन वर्ड से बना हुआ। परमिशन मतलब किसी को परमिट करना, किसके लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के लिए। इलेक्ट्रिकल से मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को परमिशन दे रहे हैं अपने अंदर से जाने देने की, तो उसी को हम इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी बोलते हैं। तो यहाँ मेन है एक तो इसका डायमेंशन फार्मूला। डायमेंशन फार्मूला कहाँ से निकालेंगे? अगर मुझे इसका फार्मूला पता होगा तो मैं डायमेंशन फार्मूला भी निकालूंगा, क्योंकि फोर्स का फार्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट आया 1/4πf Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो हम इनके डायमेंशन फार्मूले सब्सटीट्यूट कर देंगे। न्यूमेरिकल कांस्टेंट जो करते हैं उनका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं हुआ करता। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला होता है 80, देन नेक्स्ट भी 80 होगा। फोर्स का डायमेंशन फार्मूला हुआ करता है mLT-2, और आर का L स्क्वायर है तो L की पावर 2 हो जाएगी। तो एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू, ये बना a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन m L पावर 3 t-2, तो बना m-1 L-3 a स्क्वायर t की पावर 4। ये डायमेंशन फार्मूला बना एप्सिलॉन नोट का। ये ध्यान रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है आराम से। ठीक है, एक नई टर्म है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? ये एक्चुअल में एक रेशो है। रेशो किस चीज़ के लिए है? रिलेटिव परमिटिविटी को हम, दूसरा नाम इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी इसी का नाम है। इसे हम सिंपल एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एप्सिलॉन आर किसके इक्वल होगा? ये रेशो मैंने बताया, जैसे कि ये रेशो है किसका? मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी का किसके साथ में रेशो है? वैक्यूम की एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी के साथ में। तो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की। तो ये रिलेशन बना। यहाँ से एक और बात भी ध्यान में आनी चाहिए कि ये जो है, क्योंकि एक रेशो है सेम क्वांटिटीज़ का, तो ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? डायमेंशन लेस। ये भी एक नंबर में पूछ ले जाया करते हैं कि व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? तो हमें याद रखना होगा कि ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। यहीं से अगर मैं एप्सिलॉन m की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट।
कहीं कहीं पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को k से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये k हमें ध्यान रखना कि ये k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है। तो इसी तरह से मीडियम में जो फोर्स का फॉर्मूला बनेगा, अब वो फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है कि फोर्स, क्योंकि पहले क्या था, फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट m q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ अब ये फॉर्मूला ऐसे लिखा जा सकता है कि f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन m की जगह क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन m की जगह लिखेंगे हम एप्सिलॉन r इंटू एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। मैं से एफ एम लिख लूँगा, m से मतलब मीडियम के अंदर फोर्स, तो एफ एम इज इक्वल टू बन जाएगा, आप इस पर ध्यान करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये तो ये वैक्यूम के अंदर फोर्स का फॉर्मूला था, तो मैंने एफ नॉट लिख दिया, अपॉन में क्या बचा रहा, एप्सिलॉन r। तो अगर किसी मीडियम के अंदर मुझे फोर्स निकालनी है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, वैक्यूम के अंदर जो फोर्स थी उसे मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से या रिलेटिव परमिटिविटी से। यहीं एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है कि मान लिया दो चार्जेस हैं, उनके बीच में जो फोर्स लग रही वैक्यूम के अंदर वो फोर्स है 162 न्यूटन। अब इन दोनों चार्जेस को हमने एक ऐसे मीडियम के अंदर प्लेस कर दिया जहाँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो 81 है। तो बताओ उस मीडियम के अंदर फोर्स कितनी होगी, तो अभी हमने पढ़ा कि फोर्स मीडियम के अंदर होगी वैक्यूम के अंदर वाली फोर्स अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो 162 अपॉन 81, तो ये 2 न्यूटन रह जाएगी। यही एक कारण है कि जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो वैक्यूम के अंदर या एयर के अंदर तो सॉलिड स्टेट के अंदर होंगे, लेकिन जैसे ही उन्हें वाटर के अंदर डिसोल्व किया जाएगा तो वो अपने अपने आयंस में टूट जाएंगे। आयंस में टूटने का कारण ये है कि NaCl जो है वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दो अपोजिट चार्जेस से मिलकर बनाए हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसे वाटर में डालता हूँ तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 81, तो इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो 81 टाइम्स कम हो जाएगी वाटर के अंदर। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी वो 81 टाइम्स कम हो जाएगी, इस वजह से ये फ्री मूव करते हैं। यही आयनिक कंपाउंड के डिसॉल्व होने का कारण या आयंस में डिसोसिएट होने का कारण है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। हम केवल उन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पूरा सिलेबस फरवरी तक कवर कर पाएँ, क्योंकि उसके बाद में हमें एक बार रिवीजन और सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करने हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि सपोज ये कोई चार्ज है Q, इस चार्ज की वजह से दूसरे जो चार्जेस होंगे वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। दैट फोर्स कैन बी ऑफ अट्रैक्शन और दैट कैन बी ऑफ रिपल्शन। तो जहाँ तक इसकी फोर्स एक्सपीरियंस करी जा सकती है इसके चारों तरफ, वो इसका फील्ड होगा, तो उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ये एक स्पेस है अराउंड अ चार्ज, एक चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस है इन विच इट्स फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जहाँ तक इसकी फोर्स को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है पॉइंट चार्जेस के लिए, फॉर पॉइंट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सिंपल टर्म में हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलते हैं, तो वो है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि फोर्स में दो चार्जेस थे हमारे पास, यहाँ सिंपल एक चार्जेस है, तो हम सिंपल Q अपॉन R स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बात देखने में आ रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है R स्क्वायर के। तो अगर इसका ग्राफ बनाना हो मुझे, तो ग्राफ अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये R है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में। जैसे जैसे R की वैल्यू बढ़ेगी तो E की वैल्यू घटती चली जाएगी। ना मुझे डिस्कस करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कुछ इमेजिनरी कर्व हैं जो हमें किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देंगे। ध्यान रखना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी हमें डायरेक्शन भी पता होनी चाहिए। इसकी डायरेक्शन निकालने का हमारे पास तरीका है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की किसी भी पॉइंट पे डायरेक्शन देने का काम करती हैं। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं पॉजिटिव
चार्ज से शुरू होके किस तरफ जाएंगी, नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो सपोज ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी। ठीक है, इस तरह से निकल जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएंगी, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि अगर आप इन पे टेंजेंट डालोगे, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन देंगे हमें, डायरेक्शन देंगे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ EFI, आप भी इसे शॉर्ट में ही लिख सकते हैं। तो अगर आप इन पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये हमें डायरेक्शन देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की। तीसरा ये नेवर इंटरसेक्ट्स, नेवर इंटरसेक्ट्स, ये कभी एक दूसरे को काटती भी नहीं काटती। इसका कारण ये है कि मान लिया ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपस में एक दूसरे को काट रही, तो काटने से होगा क्या, जब मैं इसके ऊपर टेंजेंट डालूंगा तो ये वाली डायरेक्शन आएगी, जब इसके ऊपर टेंजेंट डालूंगा तो ये वाली डायरेक्शन आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो एक पॉइंट पे इसकी दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, तो इस वजह से ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटने वाली। एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉसिबल नहीं है, इस वजह से एक दूसरे को नहीं काट सकती। फोर्थ है कि ये कभी लूप भी नहीं बनाने की। आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से चल के नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी, वापस नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं आया करती, तो इस वजह से कोई लूप फॉर्मेशन भी नहीं होगी, लूप फॉर्मेशन नहीं होगी। फिफ्थ पॉइंट में हमें ध्यान रखना है कि ये एक लेटरल प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं, और लेटरल प्रेशर वाला पॉइंट भी आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि ये सरफेस के नॉर्मल होंगी, नॉर्मल टू सरफेस। जब ये सरफेस से ओरिजिनेट होंगी तो ये सरफेस के नॉर्मल होंगी। ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, जो अगर आपके पेपर में आए तो आप इन्हें मेंशन कर सकते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। तो आपको ध्यान रखना है कि नॉर्मल होने से मतलब है कि ये सरफेस के, मैं एग्जैक्टली परपेंडिकुलर तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप परपेंडिकुलर वाली सेंस में समझ सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और नॉर्मल में एक माइन्यूट सा डिफरेंस है। परपेंडिकुलर दो लाइंस के बीच में, और नॉर्मल जो होगा एक लाइन और एक सरफेस के बीच में होगा। अगर कोई लाइन सरफेस के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी तब वो नॉर्मल होगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाइपोल। डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये एक अरेंजमेंट है दो इक्वल अपोजिट चार्जेस का। मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, उतना ही एक नेगेटिव चार्ज है माइनस क्यू, जो एक बहुत छोटी सी डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर डिफाइन करना हो तो ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई ए स्मॉल डिस्टेंस। केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी इलेक्ट्रिकल डाइपोल्स हैं जैसे HCl हो गया, ये भी एक डाइपोल है, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बना हुआ, दोनों पे सेम चार्ज भी हुआ करते हैं। इसी तरह से HBr है, इसी तरह से NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इस पे भी प्लस 1 यूनिट चार्ज होगा, इस पे माइनस 1 यूनिट चार्ज होगा। डाइपोल मोमेंट जो है, या इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट जो है, हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं P से। एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे कैलकुलेट करने का तरीका है कि चार्ज और चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है उसका प्रोडक्ट कर लिया जाएगा। तो P इज इक्वल टू Q इंटू डी, सिंपल फॉर्मूला है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन है नेगेटिव टू पॉजिटिव, जस्ट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अपोजिट होगी। तो अब हमें करना क्या है, हमारे लिए जो मेन टॉपिक है, टॉपिक ये है कि हमें डाइपोल की वजह से उसकी एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हम एक्सियल पोजीशन या एक्सियल लाइन को थोड़ा ध्यान से देख लें। एक्सियल लाइन क्या है, सपोज ये मेरे पास एक डाइपोल है, तो दोनों चार्जेस से पास होने वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इसे हम एक्सियल लाइन बोलेंगे। और इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा इस लाइन के ऊपर, वो होगा एक्सियल पोजीशन के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास है नेक्स्ट इक्वेटोरियल लाइन। तो इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल पोजीशन, अच्छा इसका दूसरा नाम एंड ऑन पोजीशन भी है, एंड ऑन पोजीशन, और इसका दूसरा नाम है ब्रॉड ऑन पोजीशन। इसका नाम क्या है, ब्रॉड ऑन पोजीशन। सपोज ये मेरे पास दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्जेस है। तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर भी हो
जो चार्जेस के बीच में जो लाइन बनी हुई है उसके परपेंडिकुलर भी हो और उसे बिल्कुल बीच से काट भी रहा हो। सपोज मान लिया अगर ये 12 लेंथ का है तो L इधर बचनी चाहिए और L इधर बचनी चाहिए, तभी बाइसेक्ट होगा, और इसके परपेंडिकुलर भी हो। तो ये जो लाइन होगी ये इक्वेटोरियल लाइन होगी, और इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा वो इक्वेटोरियल पोजीशन के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। यहाँ शॉर्ट डाइपोल कहने का भी एक सिग्निफिकेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल एट इट्स एक्सियल पोजीशन। इसकी एक्सियल पोजीशन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। मान लिया मेरे पास एक डाइपोल है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्जेस से मिलकर बना हुआ। ये इसकी ये एक्सियल लाइन हमने डिनोट करी, और एक्सियल लाइन पे ही कोई पॉइंट है P, जिसकी सेंटर से डिस्टेंस जो है वो है x। इस पॉइंट की डाइपोल के सेंटर से डिस्टेंस है x। हमने इन पॉइंट्स को A और B करके मान लिया, कैलकुलेशन में हमारी हेल्प करेंगे। डाइपोल की लेंथ जब भी हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे या कैलकुलेशन कर रहे होंगे डेरिवेशन वाली, तब हम जनरली 12 मान के चलेंगे। इसका कारण ये है कि हमें जो डिस्टेंसेज मिलती हैं डाइपोल के सेंटर से मिलती हैं। अब सेंटर से मिलेगी तो इसका मतलब डाइपोल 2 पार्ट में डिवाइड होगा। तो अगर मैं D एज्यूम कर लूँ तो फिर मुझे ये वाली डिस्टेंस D/2 माननी पड़ेगी, ये भी D/2 माननी पड़ेगी। अपॉन में 2 आएगा, फिर वो कैलकुलेशंस को बढ़ाएगा। तो मैं इसे क्या कर लूँगा, 12 मान लूँगा। तो 12 मानने से होगा क्या, L इधर होगा और L इधर होगा, तो उससे मेरी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे हम। अब हमें करना क्या है कि इस डाइपोल की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी एट पॉइंट P। तो एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो हम अलग अलग करके निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखा, E=1/4πε0 Q/r²। ये पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला हुआ करता है, उसी को यूज़ करके हम पहले तो E पॉजिटिव निकालेंगे। तो E पॉजिटिव होगा 1/4πε0, और चार्ज कितना है, Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहाँ से और यहाँ तक की, AP का स्क्वायर। और डायरेक्शन कौन सी होगी, डायरेक्शन भी ध्यान रखेंगे। अभी आप ये ध्यान रखेंगे जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो तो आप क्या करना, वहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज मान लेना। तो क्योंकि P पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, तो यहाँ पे मैं मान के चलूँगा कि कोई 1 कूलाम का पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले को रिपेल करेगा। और रिपेल कौन सी डायरेक्शन में होगा, A से P की तरफ, मतलब ये चार्ज इधर की तरफ भागेगा इस वाली लाइन में। तो हमने इस तरह से इसे डायरेक्शन भी दे दी, और ये AP। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे, तो E पॉजिटिव अभी केवल 1/4πε0 Q अपॉन AP की वैल्यू कितनी होगी, AP की वैल्यू होगी यहाँ से यहाँ तक मेरे पास x है और ये होगी L, तो ये बन गया x + L का होल स्क्वायर, और AP वेक्टर की डायरेक्शन होगी। सिमिलरली इसी तरह से E नेगेटिव कितना होगा, E नेगेटिव मतलब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से, तो 1/4πε0 Q अपॉन, आप देखेंगे डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक x है और मुझे ये चाहिए, तो मुझे ये वाली माइनस करनी पड़ेगी, तो L मुझे माइनस करना पड़ेगा, x - L का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, ये है नेगेटिव चार्ज, ये है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा मतलब अपनी तरफ, तो इसकी डायरेक्शन होगी P से B वाली। अब मेरे पास इस पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 2 अलग अलग डायरेक्शंस होंगी, एक डायरेक्शन ये वाली, एक डायरेक्शन ये वाली। तो हम इनका क्या करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। रिजल्टेंट निकालने का तरीका है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी, वो हम सिंपल ज़्यादा में से कम वाली माइनस करके निकाल लेंगे। अब आपको इन दोनों में से ये पहचानना कि इन दोनों में ज़्यादा कौन है और कम कौन है। अब देखो ध्यान से, जो चार्ज नज़दीक होगा वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, जो चार्ज दूर होगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। तो सिंपल बात है कि नेगेटिव वाला जो है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस कम होने की वजह से ज़्यादा होगी, तो ये वाली ज़्यादा है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे E नेगेटिव माइनस E पॉजिटिव, इनकी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देंगे। आप इसे ध्यान से एक बार लिख लेंगे अपनी कॉपी में, मैं नेक्स्ट पेज करने वाला हूँ। तो मेरे पास जो रिलेशन आया था वो रिलेशन था कि E = E नेगेटिव माइनस E पॉजिटिव। तो सिंपल करना क्या है कि E नेगेटिव की वैल्यू रखेंगे, E नेगेटिव था 1/4πε0
क्यू अपॉन एक्स माइनस एल होल स्क्वायर। इसी तरह से माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। जो कॉमन आएगा उसे कॉमन निकालेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू भी कॉमन है तो बचा क्या 1/x माइनस एल होल स्क्वायर माइनस 1/x प्लस एल होल स्क्वायर। एलसीएम लेके कैलकुलेट करेंगे, इसके इधर मल्टीप्लाई, इसके इधर मल्टीप्लाई, x प्लस एल का होल स्क्वायर इधर आ जाएगा और माइनस x माइनस एल का होल स्क्वायर इधर, अपॉन में इनके आपस में मल्टीप्लाई। आपको एक आइडेंटिटी याद होगी जो 7th 8th क्लास से चलती आ रही लगभग, a माइनस बी ए प्लस बी, तो वो हुआ करता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी से ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, लेकिन एक होल स्क्वायर साथ में भी है तो वो होल स्क्वायर भी आएगा। तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, माइनस है बीच में तो माइनस जो होगा सबके साइन पलटता चला जाएगा साथ साथ, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और जो माइनस के 2xl आना था इसके फॉर्मूले में वो प्लस का 2xl हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि ये दोनों कट रहे, तो ये 2xl और ये 2xl, ये कितना बन जाएगा, ये 4xl बन जाएगा, 4xl बन जाएगा। तो 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं इसे ऐसे करके लिख लूँगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू 2l और इंटू 2x। भाई 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गए 4, और x और l को मैंने अलग अलग करके लिख लिया। इसका भी कारण है एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अभी कारण पर ध्यान देंगे। कारण हमने अभी पढ़ा था कि जो डाइपोल मोमेंट है वो चार्ज और चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। हमने इस वाले केस में क्या कर रखा कि हमने इस पूरे की लेंथ 2l मान रखी ताकि l इधर हो l इधर हो, तो लेंथ पूरी कितनी है 2l, तो यहाँ ये 2l आएगा। तो हुआ क्या, हम इसे इस वाली क्वांटिटी को p लिख सकते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, मैंने शुरू में लिखा था जब क्वेश्चन शुरू करा था फॉर शॉर्ट डाइपोल। अभी शॉर्ट डाइपोल होने से क्या मतलब हुआ, शॉर्ट डाइपोल होने से मतलब हुआ कि जो L है, L हमारा बहुत छोटा होगा x के कंपैरिजन में। अगर L x के कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है इसे अप्रोक्सीमेटली हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तब क्या होगा, अगर ऐसा लिखें तो E इज इक्वल टू बनेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p इंटू 2x अपॉन, ये सिंपल एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, एक पावर से ये कटी तो बना E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन एक्स की पावर 3। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हर दूसरे तीसरे साल ये पेपर में आया करता है, तो हम इसका ध्यान रखेंगे। अच्छा, यहाँ डायरेक्शन का भी हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो अगर मैं एक बार आपको डायग्राम रिकैप करवाऊँ तो ये था, इधर हमने पॉजिटिव चार्ज रखा था, इधर नेगेटिव चार्ज रखा था, इधर हमारा पॉइंट था इसी लाइन पे P पॉइंट था। जो ये A, ये B और ये P, तो AP इस डायरेक्शन में आया था और BP इस डायरेक्शन में था। कौन सा ज़्यादा था, ज़्यादा था BP, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो बचेगी वो इसी की तरफ बचेगी, किसकी तरफ, BP की तरफ, मतलब कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बचेगी। ठीक है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन वही हुआ करती है, तो आप इसे वेक्टर भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। तो आज के लिए यही, कल हम या नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या हुआ करती है। इसी तरह से हम अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे जब तक कि हमारा जो सिलेबस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरे ना हो जाएं। हमारा जो एम है इस सिलेबस को कवर करने का वो जनवरी के लास्ट तक है। जनवरी तक हम अपना सिलेबस कवर करेंगे और फरवरी में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आपके जो बोर्ड्स के एग्जाम हों वो अच्छे हों और किसी कारण से जो छूट गया वो आपका पूरा हो सके समय से। सो गुड बाय।